हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले कई दिनों से मेरे पास कई स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर जो कंपटीशन की भी क्लास थी उसे स्टार्ट करा दीजिए। तो इसी क्रम में मैंने भी ये निर्णय लिया है कि अब मैं आप लोगों का कुछ कंपटीशन के भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों की अभी तक जो इंग्लिश की क्लास चल रही थी वो कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी, और पर डे आप लोग जिस तरह से एक वीडियो पा रहे थे उसके थ्रू आप पढ़ाई करते रहिए, वो वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ अब मैं इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करने चल रहा हूँ। सो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी पर, ये फुल कंटेंट के साथ आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तक के कंपटीशन को पूरी तरह से कवर कर सकें। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसके नीचे की अगर हम किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो जितने भी आपके जीएस के पोर्शन होते हैं वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरा इंडियन जियोग्राफी ही सब्जेक्ट उठाने का कारण दो था। फर्स्ट थिंग कि जैसे जल्दी ही हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस का और यूपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं ये चाहता था कि इंडियन जियोग्राफी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने जनरली देखा है लोग बहुत टफ समझते हैं। उनके टफ समझने का कारण भी है क्योंकि जब आप चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं या आप लर्न करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत टफ बन जाता है। लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप मेरे साथ बने रह करके इस सब्जेक्ट को एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो जियोग्राफी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सिर्फ आपके यहाँ पे पढ़ाऊँ ही नहीं, बल्कि जियोग्राफी को आपके लिए इतना ईजी सब्जेक्ट बना दूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो इसके लिए हम लोग पर डे जियोग्राफी के भी एक एक वीडियो देखते रहेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग जो इंडियन जियोग्राफी का पहला चैप्टर है भारत की स्थिति, उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। सो आज मैं इस वीडियो के थ्रू भारत की स्थिति, भारत के नामकरण के बारे में, ग्लोब पर भारत की स्थिति, भारत की कर्क रेखा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, इन चीज़ों पर बात करेंगे। और बची हुई चीज़ें जैसे भारत के राज्यों के बारे में, केंद्र शासित देश के बारे में, हिंद महासागर से जुड़े हुए जो भी आपके भारत के पोर्शन दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ जो भारत के द्वीपीय राज्य हैं उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के नामकरण से। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग कई बार इतिहास की किताबों पढ़े हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज हुई। सो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि खोज उस वस्तु की होती है, खोज उस चीज़ की होती है जो खोया हुआ हो। भारत कोई खोया हुआ देश नहीं था। भारत की पहचान और संस्कृति, सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव संस्कृति और सभ्यता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अगर आप भारत के इन पश्चिम देशों की तरफ आएंगे तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके और पश्चिम में आप आएंगे तो इराक, ईरान। सो भारत का इन स्थलीय क्षेत्रों के साथ, खासतौर से इसके पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संबंध बहुत पहले से रहे हैं। 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी से ही आप देखेंगे कि भारत इन क्षेत्रों में व्यापार कर रहा था। हुआ क्या था, 1453 की एक महत्वपूर्ण घटना थी इतिहास के क्रम में, जब इस मध्य एशिया के क्षेत्र में एक स्थान था कस्तंतुनिया, जहां पर अरबों ने आक्रमण कर दिया और उस क्षेत्र को जीत लिया। उस क्षेत्र को जीतने के बाद वो जो स्थान था वो अवरुद्ध हो गया, जिसकी वजह से भारत की ये जो स्थलीय सीमा थी ये पश्चिमी देशों से टूट गई, और भारत या पूर्वी देश हम कह लें, यूरोपियों के लिए व्यापार का एक गढ़ बनता जा रहा था। और इसी क्रम में यूरोपियों ने भारत को समुद्री मार्ग से, भारत या पूर्वी देशों को भी कह सकते हैं, समुद्री मार्ग से खोजने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1498 में आपने पढ़ा था कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को डी गामा जो है वो भारत तक पहुंचता है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता कि भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। 1498 वह घटना थी जब समुद्री मार्ग से यूरोपीय लोग भारत तक पहुंचे थे। ओके, सो ये थोड़ी सी इतिहास की बातें थी, ये मैं आपको बस ऐसे ही आपकी समझ के लिए बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं भारत के नामकरण के बारे में। तो अगर हम भारत के नामकरण की बात करें तो भारत को 5 नामों से जाना जाता है। पहला, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का प्राचीनतम नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि वैदिक सभ्यता से ही भारत में जो एक आर्यों का समुदाय रहा करता था, उन्हीं समुदायों के आधार पर ये जो क्षेत्र था, खासतौर से भारतीय उपमहादेश का जो क्षेत्र था,
उसे हम लोग आर्यभट्ट के नाम से जानते थे। तो भारत का प्राचीनतम नाम जो है वो आर्यभट्ट है। इसके अलावा दूसरा नाम जो है भारत। भारत की पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार, खास तौर के विष्णु पुराण के अनुसार, भारत के राजा भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है वो भारत पड़ा था। इसके अलावा अगर हम लोग हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान क्या है ये आप इसे देख लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे दोस्तों ये हम देख रहे हैं चाइना, और हम जानते हैं यहीं पर तिब्बत का पठार है, और तिब्बत के पठार से निकलते हुए ये हमारे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं सिंध नदी। तो जब ईरानी लोग या कह सकते हैं पारसी लोग, तो ईरान जो क्षेत्र था वहां पर पारसी समुदाय के लोग रहा करते थे, उसे पारसी क्षेत्र भी कहते थे। तो जब ईरानी लोग या कह सकते हैं पारसी लोग इस पश्चिमी मार्ग से होते हुए भारत की तरफ आए, तो उन्होंने इस नदी के इस पार के क्षेत्र को जो है, एक्चुअली हुआ कि ये जो नदी थी सिंधु, ईरानी लोग या कह सकते हैं पारसी लोग ये स शब्द की जगह हा का उच्चारण किए, और इन्होंने इस सिंधु नदी को सिंधु नदी ना करके हिंदू नदी कहा। और इस क्रम में इस क्षेत्र के बारे में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले लोग पारसी लोग थे या कह सकते हैं ईरानी लोग थे। और हिंद उस पार, दैट इज हिंदुस्तान, यानी हिंद के उस पार का जो क्षेत्र था उसे उन लोगों ने हिंदुस्तान कहा। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा भारत को दो और नामों से जाना जाता है, एक है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। सो देख लीजिए ये जम्बू द्वीप क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार, स्पेशली उनके उपनिषदों में इस भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र को जो है वो जम्बू द्वीप कह के पुकारा गया था। इसके अलावा ये जो हम इंडियन शब्द सुनते हैं, ये शब्द जो है ये यूनानियों द्वारा दिया गया है। ग्रीक भाषा में इस शब्द की उत्पत्ति इंडोस से हुई, इंडोस। जेम्स अलेक्जेंडर, नाम याद रखिएगा, जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में जो हिंदू नदी थी, यानी जो ईरानियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, उसमें एच को उन्होंने साइलेंट कर दिया और उन्होंने इंदू कहा, और इसी इंदू शब्द से इंडोस शब्द की उत्पत्ति हुई, और इसी शब्द से इंडिया शब्द निकल करके आया। तो इस क्षेत्र को जो है वो इंडिया कहा गया, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत के नामकरण के क्रम में भारत को 5 नामों से जानते हैं। आर्यवर्त भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में। फ्रेंड्स, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ जगहों पर अफगानिस्तान को भी आप देखेंगे कि बताया जाता है। ओके, तो ये पूरा जो क्षेत्र था इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो अगर हम इसके नाम की बात कर रहे थे तो आर्यवर्त, मैंने बताया आर्यों के निवास स्थान के कारण इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। इसके अलावा राजा भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान ये ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया नाम था, तो हिंदू उस पार यानी सिंधु उस पार को हिंदू उस पार कह के उन्होंने संबोधित किया, और इसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। जबकि ग्रीक भाषा में इंडोस शब्द से इंडियन बना, जो यूनानियों द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए यूनानियों ने किया। सो ये हम लोगों ने इसके नामकरण के बारे में देखा। अब हम लोग भारत के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ये जो पूरा स्थल मंडल है उसका 2.4% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के पूरे स्थल मंडल का 2.4% है। और अगर हम भारत की आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 121 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व की आबादी का 17.5% है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्व की 17.5% आबादी जो है वो केवल 2.4% स्थलमंडल पर ही पाई जाती है। ओके, तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आप जानते होंगे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा
चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और भारत की जब बात करते हैं तो वो सातवां। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पे कौन है? चाइना। ओके, तो फ्रेंड्स अगर अब आप भारत की ग्लोब पर स्थिति देखना चाहते हैं तो पहले हम लोग ये ग्लोब देख लेते हैं। इसी को आप पृथ्वी समझ सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो हमारे ग्लोब पर क्षैतिज रेखा खींची गई उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ओके, और इस तरह से एक ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है जो पूरे ग्लोब को अर्थात पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो नीचे वाला क्षेत्र है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे विषुवत वृत्त भी बोलते हैं क्योंकि रेखा हम अपनी समझ के लिए कर लेते हैं जब हम 2 डायमेंशन में इस फिगर को पाते हैं, बट एक्चुअल में ये पूरा सर्किल होता है। जो अगर आप एक राउंड बॉल समझे तो ये पूरी तरह से क्या होता है, ये एक सर्किल होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त भी बोलते हैं या अक्षांश वृत्त भी बोलते हैं। ओके, और इसी तरह जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं उसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है फ्रेंड्स, अगर आप पृथ्वी को समझने की कोशिश करेंगे ग्लोब के आधार पर तो आप देखेंगे कि जब हम उसको क्षैतिज रेखाओं अर्थात अक्षांश रेखाओं द्वारा काटते हैं तो उसको दो बराबर भागों में काटना बिल्कुल हमारे लिए आसान है क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ग्लोब को आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट माना जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से माना जाए। तो इस क्रम में 1884 में वॉशिंगटन में एक बैठक हुई थी। तो इस क्रम में 1884 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक की गई और उस बैठक के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती हुई मानी जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बारे में सारी डिटेल पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच सिटी से जो है होकर गुजरता है। ओके, तो इस तरह से जो देशांतर रेखा होता है यानी ग्लोब पर खींची गई जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व का क्षेत्र, फ्रेंड्स आपको जियोग्राफी पढ़ने के लिए थोड़ा सा डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, हो सकता है आप जानते हो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये पोर्शन जो होता है जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर, और ये पोर्शन जो होता है इसे हम साउथ बोलते हैं, दक्षिण। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये ईस्ट होता है, ईस्ट यानी पूर्व, और अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये वेस्ट होता है, वेस्ट यानी पश्चिम। तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। अगर आप इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, और अगर आप इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये होता है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ओके, तो मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखा के जो इस तरफ का पार्ट है वो पूर्वी हिस्सा हो गया और इस तरफ का पार्ट जो है वो पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोब पर 4 हिस्से बन गए और भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। यानी अगर हम बात करें तो भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है, भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर या पृथ्वी के किस हिस्से पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। और अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो आप जानते हैं कि ये एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर भारत की स्थिति पाई जाती है। ओके, अब हम लोग इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझते हैं।
तो दोस्तों आप लोग रटा बहुत होगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब आप इसे समझिए। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो ग्लोब है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जब हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, क्या है, केप कैमोरिन, ओके, जो कन्याकुमारी में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन कहाँ है, कन्याकुमारी में। वैसे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो आप ग्रेट निकोबार को पढ़ेंगे, ठीक है, वो समुद्री द्वीप है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बट अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि, ये जो आपको भारत दिखाई दे रहा है, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं भारत का, ये ग्लोब पर कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ओके। और इसी तरह अगर हम भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, तो ये उत्तरी बिंदु भारत का कहाँ पर है, ये है 37 डिग्री और 6 मिनट। यानी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो डिग्री जा रहा है, ये भारत का कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। जब हम मिनट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक डिग्री जो होता है उसे 60 मिनट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक पैमाना बना करके माना गया कि एक डिग्री जो होगा वो 60 मिनट के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो एक मिनट कितना हो जाएगा, एक मिनट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री के। और अगर हम 4 मिनट की बात करते हैं तो 4 मिनट कितना हो जाएगा, 4/60 डिग्री, यानी वैसे आप काट देते हैं कितना हो जाएगा, 1/15 डिग्री। तो जो हम लोग स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट करते हैं, उसे आप चाहें तो 8 सही 1/15 डिग्री भी कर सकते हैं। बट इस तरह से लिखना अच्छा नहीं होता, और इस तरह से लिखने की एक पद्धति भी नहीं रही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डेसिमल वाला पॉइंट जाता है डिग्री का, उसे हम लोग मिनट में दर्शाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप हमेशा जब स्थिति देखते हैं तो मिनट में भी आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और जो आपको भारत का सबसे उत्तर बिंदु दिखाई देगा, उत्तर बिंदु कहाँ है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल जो भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, अब जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद वो लद्दाख क्षेत्र में आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, और उसकी स्थिति क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, जो वर्तमान में लद्दाख में है, ओके। और इसी तरह अगर हम भारत का देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरी विस्तार का मतलब फिर से आप देख लीजिए, ये ग्लोब हो गया, ये हमने अक्षांश रेखा बना दिया, ये देशांतर रेखा बना दिया। भारत की स्थिति कहाँ पे हो गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गई। तो अगर आप ये देखते हैं, भारत को अगर आप इस तरह से देखते हैं, तो ये जो पोर्शन मैंने दिखाया, ये आपका अक्षांशीय विस्तार था, यानी इतने जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, इसके बीच में भारत स्थित है। लेकिन अगर हम इसकी देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, तो इसका देशांतरी विस्तार है कि हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकी। यहाँ पे 0 था, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 स्थिति आई। इसी तरह जब आप ये देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और जो इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो गुजरात में है। तो गुजरात में एक जगह है धुआर मोटा, धुआर मोटा, ये भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और जिसकी स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर हम इसके सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, जो कहाँ पर है, जो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुटू, तो किबुटू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, यानी पूर्वी देशांतर का हिस्सा है,
97°25'। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है, वो अक्षांशीय विस्तार 8°4' है और अक्षांशीय विस्तार 8°4' से लेकर के 37°6' तक है। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68°7' से लेकर के 97°25' तक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप देशांतरी विस्तार को भी समझ गए होंगे। देशांतरी विस्तार ऐसे समझ लीजिए, ये जो आपका भारत की स्थिति यानी भारत की चौड़ाई में स्थिति, ठीक है, ये गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश, तो ग्लोब पर 68°7' से 97°25' के मध्य भारत की देशांतरी विस्तार में स्थिति है। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भारत का स्थिति है वो लगभग क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों 30° के करीब है। ठीक, लगभग एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स आपके लिए 30° जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी है और देशांतरी विस्तार भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत की जो एक आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसे, देख लीजिए, ये जो भारत की स्थिति है ये चतुष्कोणीय है। और आप देखते हैं कि भारत की जो लंबाई दिख रही है, यानी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे, ऊपर लद्दाख से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, और अगर इधर बात करें तो गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक, भारत की जो लंबाई और चौड़ाई वो लगभग समान है। अगर हम भारत की इस तरह से ऊंचाई की बात करते हैं तो भारत की ऊंचाई है 3214 किलोमीटर। और इसी तरह अगर हम भारत की चौड़ाई की बात करते हैं तो भारत की चौड़ाई है 2935 किलोमीटर। यानी आप देख रहे हैं कि भारत की ऊंचाई और चौड़ाई या लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है। ठीक है, 200 किलोमीटर का अंतर है, इसीलिए हम इसे चतुष्कोणीय आकृति बोलते हैं। ओके, अब यहाँ से एक पॉइंट और समझते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30° का है। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं कि दोनों का महत्व क्या है। देखिए, पहले हम लोग देशांतर विस्तार को देखते हैं। देशांतर रेखा, याद रखिएगा कि हमेशा देशांतर रेखा का जो प्रयोग होता है वो समय और तिथि निर्धारण करने के लिए किया जाता है। 0° देशांतर रेखा जो होता है वो समय का मापक होता है और 180° देशांतर रेखा जो होता है वो तिथि का मापक होता है। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लोब पर 0° देशांतर रेखा माना गया वो मान लिया गया लंदन के ग्रीनविच शहर में। ओके, तो जब भी कभी आप पाएंगे कि अगर हम बात करते हैं तो चलिए इस बात को समझते हैं कैसे। देखिए, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहा है और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो घूमने की प्रक्रिया है पृथ्वी के अपने अक्ष पर, यानी अगर हम बात करते हैं तो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी क्या करता है, अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। और इतना घूमने में वो कितनी डिग्री घूमता है, 360°। आप जानते हैं कोई वस्तु एक अक्ष पे अपने चारों तरफ कितना मैक्सिमम रोटेट होता है, 360°। तो 360° घूमने में वो 24 घंटे का समय लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1° घूमने में कितना समय लेगा तो कितना हो जाएगा, 24। हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 360। ओके, यहाँ 0 कट जाएगा, यहाँ 6 टाइम लेके जाएंगे और हो गया 4। यानी 1° घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। 1° घूमने में 4 मिनट लगता है। सो अब आप इस बात की कल्पना करिए कि जब भारत का देशांतरी विस्तार 30° का है तो 30° घूमने में उसे कितना समय लगेगा। मैंने बताया 1° घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30° घूमने में कितना आ जाएगा, 30 × 4 120 मिनट। अगर आप इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 आवर्स। 2 घंटे का समय लगेगा उसे भारत के पश्चिमी हिस्से से पूर्वी हिस्से तक घूमने में। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, ये जो 2 घंटे का समय आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तव में क्या कर रहा है, ये भारत के पश्चिमी सिरे और पूर्वी सिरे के मध्य 2 घंटे का अंतर दिखा रहा है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर सुबह 5:15 पर अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती है, यानी सूर्योदय होता है 5:15 पर, तो वही सूर्योदय की जो स्थिति बनेगी वो गुजरात में कब बनेगी, 7:15 पर।
विच मीन्स कि जो गुजरात की स्थिति है वो 2 घंटे आपके अरुणाचल प्रदेश से पीछे होगी। तो किसी भी एक देश के लिए बहुत चिंता का विषय होता है कि अगर उसकी एक ही सीमा के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में समय का निर्धारण अलग अलग हो। तो आप सोचिए यहाँ 2 घंटे का अंतर है, तो हो सकता है यहाँ 1.5 घंटे का अंतर हो, कहीं 40 मिनट का अंतर होगा, कहीं 45 मिनट का अंतर होगा। इस आधार पर किन्हीं 2 क्षेत्रों के मध्य समय का निर्धारण कैसे किया जाएगा? इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने, जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है और समय का अंतर ज्यादा होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश में एक मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया। इस आधार पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक और पॉइंट याद करते होंगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ओके, तो भारत का जो मानक समय रेखा है, आपने सुना होगा आईएसटी समय आपने देखा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो भारत में एक 82.5 डिग्री मानक समय रेखा निर्धारित किया गया, जो लगभग आप देखते हैं कि तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत का जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो लगभग इस तरह से होकर गुजरता है। ठीक है, आप इसे मैप में जरूर देखिए अपने एक बार, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा यहाँ पर मैप बनाने का पर्पज आपको एक बेहतर समझ देना है, बाकी आप अपने मैप में देखते रहिए चीज़ों को, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप देखने की आदत आपको डालना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए भारत की 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा उसकी स्थिति दिखाए हुए हैं, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर से देखिए कौन कौन सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक देता हूँ जिससे आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, बट हर चीज को आप ट्रिक से याद करने की कोशिश मत करिए, आप समझ डेवलप करिए और चीजों को अच्छे से समझिए, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं छुआ। क्या बोलेंगे? छुआ। ठीक है, उ उत्तर प्रदेश, म मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और अ से आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके साथ साथ ये एक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निकट नैनी स्थान से होकर गुजरता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसे आप लोगों ने फैक्ट में कई बार याद भी किया होगा कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट नैनी के पास से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये जो मानक समय रेखा है, यानी अगर आप 82.5 डिग्री को फिर से समय में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना निकलेगा? ये 82.5 गुणे 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो पूरा ये आपका जाता है 330 मिनट। और अब अगर आप इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 330/60 आप पाएंगे 5.5 घंटे, यानी 5 घंटा 30 मिनट। और इसीलिए अगर आपको जानकारी होगी तो आपने देखा होगा जो जीएमटी टाइम होता है, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी टाइम से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। मैंने भी आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो प्रयोग होता है वो समय निर्धारित करने के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है उसके जब हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ेंगे हर 1-1 डिग्री बढ़ने पर समय जो है वो 4 मिनट बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके पश्चिम में बढ़ते हैं तो हर 1-1 डिग्री बढ़ने पर जो समय होगा वो 4 मिनट घटता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में हमेशा समय बढ़ेगा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में समय घटेगा। यही कारण है कि आप देखते हैं कि भारत का जो समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। और यही कारण है कि आपने बहुत से बार देखा होगा कि अलग अलग देशों में जो समय है वो अलग अलग है। हर देश का समय का जो निर्धारण किया गया है वो इसी जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से किया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से किया गया है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे, अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन होंगे
तो आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो समय है वो भारत से भी पहले है। आप पाएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में डे मैच होता है या टेस्ट मैच देखते हैं तो वहाँ सुबह 4:30 बजे या आप देखते हैं 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भारत में वही कितने बजे स्टार्ट होता है, भारत में 9:30 या 10 बजे। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं करीब 4.5-5 घंटे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भारत का समय पीछे है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो है वो ग्लोब पर भारत के भी पूर्व में है, और मैंने बताया कि पूर्व में पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने के कारण पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, यानी पूर्व का जो समय होता है वो आगे होता है पश्चिमी देशों की अपेक्षा। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। आप जानते हैं जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा होता है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है, यानी अगर आप देखते हैं तो भारत की स्थिति ये दिखाई देती है, तो आप पाएंगे कि ये लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। इसको आप इस मैप पे देख लीजिए। मेरा मैप है इसलिए थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, आप इसको अपने मैप पे देखिएगा बेहतर तरह समझ पाएंगे। ओके, सो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसके कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होता है वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। मैंने बताया भी आपको कि देशांतर रेखा जो होता है वो समय और तिथि का निर्धारण करता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा किसी देश की जलवायु का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा अगर आप ग्लोब पर बात करते हैं तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य ऊपर और नीचे, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर हमेशा गर्म जलवायु पाई जाती है और वर्षा बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और साथ ही साथ वर्षा भी बहुत अधिक होती है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे जब मैं वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, यहाँ सिर्फ समझ के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। इसी तरह जब आप और ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, यानी 66.5 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश की और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं। ये जो क्षेत्र मिल रहा है आपको, इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जब आप इससे ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पर ध्रुवों की तरफ जब आप जाते हैं तो ये शीत प्रदेश होते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, यानी इतने ठंडे जगह होते हैं कि वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब आप यहाँ समझिए, ये जो कर्क रेखा है इसके नीचे की स्थिति जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। आप ऐसे समझ लीजिए, अभी मैंने आपको बताया तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो कर्क रेखा द्वारा बांटा गया जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय का है और जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है। तो अगर आपसे भारत की जलवायु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, भारत एक उष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। उष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको उष्ण और उपोष्ण दोनों एक साथ ना देकर कोई एक चुनना हुआ तो आप उष्ण कटिबंधीय चुनिएगा। उसका कारण यह है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी दुनिया में सभी देशों से विशिष्ट है। भारत के उत्तर में पाया जाने वाला जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो भारत की भौगोलिक स्थिति को बहुत विशिष्ट बनाती हैं और इन हिमालय की ऊंची ऊंची श्रेणियों की वजह से
भारत में जो ठंडी जलवायु होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए वास्तव में भारत का जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो उतना ठंडा नहीं पाया जाता जितना दुनिया के अन्य क्षेत्रों में आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे। ओके, फिर भी जलवायु विभाजन के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये पोर्शन जो उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में मांगेगा तो आप उष्ण कटिबंधीय अगर एक ही दिया होगा तो आप उसी को लिखिएगा। ओके, सो मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा जो होता है उससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को देख लेते हैं। कर्क रेखा से जुड़े फैक्ट उसको देख लेते हैं। पहली चीज कि कर्क रेखा भारत में जलवायु का निर्धारण करता है। कर्क रेखा के कारण भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। इसके अलावा ये जो कर्क रेखा होता है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उन 8 राज्यों का समझने के लिए आप एक और कोड याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। क्या बोलेंगे? मित्र पर गमछा झार। इसे देख लीजिए, म मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो अब इसे मैप पर देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो मैंने आपको बताया कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। फिर से आप देख लीजिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है उसकी सबसे लंबी लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी फैक्ट में आपने याद किया होगा कि जो कर्क रेखा होता है उस पर झारखंड की राजधानी स्थित है। ओके, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ओके, सो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कर्क रेखा के संबंध में एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है उसके सबसे नजदीक की राजधानी जो है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये दोनों क्या है, जो कर्क रेखा है उसके सबसे नजदीक की राजधानी। आप ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑप्शन होगा उसका आपसे आप आंसर देंगे। ओके, अब लोग भारत की सीमा की बात करते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा मतलब जो ऐसे देशों के साथ सीमा बना रही है जो स्थलीय रूप से भारत से जुड़े हुए हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। और अगर हम भारत के तटीय सीमा की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत की तटीय सीमा जो सागरों के साथ या महासागरों के साथ जो है वो सीमा बना रही है, यानी जो जल राशियों के साथ सीमा बना रही है, ऐसे सीमा को हम तटीय सीमा बोलते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा है, भारत के मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम भारत के कुल तटीय सीमा की बात करें, यानी द्वीपों समेत, ये आप देखेंगे यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की भी हम बात करेंगे, तो भारत के जो कुल द्वीपों समेत तटीय सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर। तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो भारत की कुल सीमा कितनी हो जाती है, 22,716 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो संपूर्ण सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 22,716 किलोमीटर। इसके साथ साथ देखेंगे भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा मतलब जो जल के साथ अपनी सीमा बना रहे हैं। ओके, सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हैं जिनके पास अपनी तटीय सीमा है। तो सबसे लंबी अगर तटीय सीमा की बात करते हैं तो सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो गुजरात की है। उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। ओके, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और सबसे छोटी तटीय सीमा जो है वो गोवा की है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। आप जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पूरी तरह से जल राशियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ नीचे एक श्रीलंका दिखाई देगा और उसको हम लोग बाद में बात करेंगे जब मैं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करूंगा, तो कुछ भारतीय द्वीपों के बारे में और साथ ही साथ द्वीपीय देशों के बारे में बात करूंगा। अभी हम लोग भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए जो स्थलीय सीमा बनाते हुए देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत से कुल 7 देश ऐसे हैं जो उसकी मुख्य भूमि के साथ जो है सीमा बना रहे हैं। ओके, सो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल 7 देश हैं। इनको देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसे देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। हम अगर पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान और भारत के मध्य है। इस सीमा रेखा को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ओके, सो 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच विभाजन के दौरान ये लाइन को जो है निर्धारित किया गया था, इसीलिए इसे हम सर रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ओके, इसके अलावा आप ये देख रहे हैं अफगानिस्तान। सो जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। सो वर्तमान में अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है उसे हम डूरंड रेखा बोलते हैं, डूरंड रेखा। तो कभी भी अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा करके कि अफगानिस्तान का भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी उसे क्या बोलते हैं? तो डूरंड लाइन या डूरंड रेखा बोलते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर का। सो जम्मू कश्मीर में जो भारत का पीओके क्षेत्र है, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, जितना पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर है उस क्षेत्र पर जाकर सीमा बनाता है। तो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है इसकी। इसके बाद आप देखते हैं इधर उत्तर पूर्व की तरफ चाइना, एक विशाल देश है। चाइना की कुल जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। तो एक बहुत बड़ी सीमा रेखा जो है इसकी है 3488। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भारत के साथ जो सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है वो बनाता है बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा रेखा कौन बनाता है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे आप 3 छोटे छोटे देश और देख रहे हैं। नेपाल जो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बना रहा है। यहाँ भूटान देख रहे हैं 699 किलोमीटर सीमा रेखा बना रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यांमार, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है, कौन सा है? म्यांमार, ठीक है। तो वो कितना है? 1643 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश बना रहा है 4096 किलोमीटर का, और जो सबसे छोटी सीमा रेखा बना रहा है वो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत के ये जो एक चीज यहाँ पर और भी देखिएगा, जो चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ लगकर सीमा बनाता है उसे हम मैक मोहन लाइन बोलते हैं, मैक मोहन लाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखते हैं तो चाइना का वर्तमान में भी देख रहे हैं कि एलएसी के पास जाकर विवाद चल रहा है। तो एलएसी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, तो जो जम्मू कश्मीर के साथ जो सीमा रेखा है वो उसका एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अरुणाचल प्रदेश के साथ ये मैक मोहन लाइन के साथ भारत से विभाजित हुआ है। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए पाकिस्तान भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। यहाँ ऊपर का पोर्शन ये
और ये जो पूरा जम्मू कश्मीर था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आप दोनों कह सकते हैं, यूके का क्षेत्र भी भारत अपने ही मैप में दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत के साथ पाकिस्तान की कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। यहाँ ऊपर का पोर्शन, ये यहाँ ऊपर का ये पोर्शन देखेंगे तो ये पीओके का है। इसके साथ साथ हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख पोर्शन है ऊपर की तरफ, जो पीओके के साथ जुड़ करके सीमा बना रहा है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना, जम्मू कश्मीर, यानी आप फिर से लद्दाख यहाँ पर देख लीजिए नए मैप के अनुसार। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आगे आप देख रहे हैं ये सिक्किम है, सिक्किम के साथ, और अरुणाचल प्रदेश। सो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल ये नीचे के क्षेत्र से निकलता हुआ बिल्कुल ऊपर तक है, सिक्किम तक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो फिर से देख लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हम भूटान की बात करते हैं तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इधर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, और ये है असम, ओके। सो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप जानते हैं बांग्लादेश के पश्चिम में पूरी तरह से क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये असम है, और यहाँ पर क्या है? मेघालय, इसके साथ साथ त्रिपुरा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। और जब हम म्यांमार की बात करते हैं, सो म्यांमार भारत के किन राज्यों के साथ सीमा होता था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये हम लोगों ने कुछ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखा। तो आज हम लोगों ने भारत के बारे में इतना कुछ अध्ययन किया है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो इसी एक्सरसाइज से छूटी हुई चीज़ें, जिसमें हम लोग स्पेशली भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य और भारत के द्वीपीय राज्यों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं उनको देखेंगे, ओके। सो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास बेहतर तरह से समझ में आई है तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरे साथ बन के पर डे आप जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोग को डेली एक इंडियन जियोग्राफी पर लेक्चर दूंगा, ओके। सो थैंक यू।